नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, बहुत ही बेसिक सवाल है। हालांकि मैं पहले बता दूं कि हम अपने वीडियो के अंतर्गत, हम अपने चैनल के अंतर्गत विधि संकाय से संबंधित, विधि शास्त्र से संबंधित, विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते रहते हैं। आज जो परिचर्चा हम करने वाले हैं वो है, उसका केंद्र बिंदु है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अक्सर ही अगर आप किसी भी जूनियर एडवोकेट से या किसी आप वरिष्ठ अधिवक्ता से भी ये पूछें अचानक जाकर कि ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कितने क्लॉज होते हैं, यानी कि कितनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मेंशन करना आवश्यक होता है, या साधारण भाषा में हम कहें तो कितने हेडिंग्स में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पूरा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 90% लोग आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के संबंध में पूछे गए इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कुल कितने क्लॉज होते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर आज इसी बात पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक प्रारूप है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मकान में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको दरवाज़ा मिलता है, ठीक है ना। उसी तरह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को अगर आप पूरा एक घर मान लें, मकान मान लें, तो सबसे पहले उसका दरवाज़ा क्या आता है, हेडिंग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके नीचे आता है डेट और प्लेस, यानी कि ये एग्रीमेंट कहाँ एग्जीक्यूट किया गया है और कौन सी तारीख को किया गया है। तो डेट और प्लेस क्लॉज आ गया, यानी कि दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू एट। प्लेस का नाम, मुंबई में है तो मुंबई, नवी मुंबई में है तो नवी मुंबई, आप कहीं किसी भी सिटी में है उस सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, या उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑन दिस डे ऑफ जनवरी, फरवरी 2024, 2025, जो भी आपको जिस ईयर में आप उसको एक्सक्यूट कर रहे हैं वो डेट आ जाती है। जिस तारीख को आप एक्सक्यूट कर रहे हैं वो तारीख आ जाती है। जैसे मैं नवी मुंबई में हूँ, अगर मुझे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सक्यूट करना है तो वो हेडिंग मेरी क्या होगी कि दिस एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू एट नवी मुंबई ऑन, अगर आज की डेट पे मैं एक्सक्यूट करता हूँ तो आज की डेट है 25 फरवरी 2025। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी, 25 फरवरी 2025, जैसे कि ऊपर लिखा गया है, आपको दिखाया भी जा रहा है, ठीक है। ये आ गया। तो हेडिंग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और डेट और प्लेस का नाम इसके अंतर्गत आ गया। अब नीचे आ जाते हैं तो दोनों पार्टीज़ का नाम, उनका एड्रेस और उनको किस नाम से संबोधित किया जाएगा पूरे एग्रीमेंट में, ये क्लॉज आता है। जैसे सबसे ऊपर लाइसेंसर होता है। लाइसेंसर कौन होता है, जो उस प्रीमाइसेस का मालिक होता है जिससे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के दौरान, है ना, लाइसेंस के रूप में लाइसेंस दिया जाता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू लाइसेंस दिया जाता है किसको, सामने वाले व्यक्ति को जो रेंट पे उसको ले रहा है, क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए और ऑक्युपाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टी आ जाती है। एक तो उस प्रीमाइसेस का मालिक जो ऑनर है, या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी होते हैं, जो केयर टेकर भी होते हैं, उनको भी पावर दी जाती है कि भाई इस जो मकान प्रीमाइसेस है इसको आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे किसी को दे सकते हो, तो वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको एक कमर्शियल प्रीमाइसेस, यानी कि दुकान किराए पर लेनी है, सीधी बात है। तो पहले क्या आएगा, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर नीचे क्या आएगा कि दिस एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू एट नवी मुंबई, अगर हम नवी मुंबई में है तो नवी मुंबई। ऑन दिस, अगर 25 फरवरी 2025 को एक्सक्यूट हो रहा है तो वो डेट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद रमेश अगर दुकान का मालिक है तो उस पर आ जाएगा रमेश का नाम, उसका एज, उसका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। और फिर उसको किस नाम से संबोधित किया जाएगा,
लाइसेंसर, यानी कि जो लाइसेंस देने वाला है, जो आज्ञा देने वाला है, लाइसेंसर हो गया। अब विनोद को वो मकान या वो दुकान किराए पर लेनी है, तो नीचे विनोद का पूरा नाम, उसकी उम्र, उसका पता लिख दिया जाएगा और इसे लाइसेंसी के रूप में संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्लॉज क्लियर हो गए। ठीक, अब आ जाता है तीसरे में निगोशिएशन क्लॉज होता है। जैसे रमेश ने रिप्रेजेंट किया कि भैया मैं इस दुकान का मालिक हूँ, एब्सोल्यूट मालिक हूँ, और मैं इसे किराए पर देने के लिए तैयार हूँ। तो विनोद क्या कहता है, विनोद उससे रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, आप मुझे इसे किराए पर दे दो 1 साल के लिए, यानी 11 महीने के लिए इसको मुझे किराए पर दे दो। आप इससे 22 महीने का भी, 33 महीने का के भी, 60 महीने तक का भी आप बना सकते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये निगोशिएशन है। तो अब इसमें विनोद कहता है कि ठीक है, आपको दुकान किराए पर लेनी है, मैं दे दूंगा। 11 महीने के लिए लेना है, मैं दे दूंगा। उसके लिए आपको 2 लाख रुपया डिपॉजिट और 15,000 रुपया महीना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, विनोद इस बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है, अब 2 लाख नहीं, 1.5 लाख रुपया महीना ले लो, 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट ले लो और किराया कम कर दो, 14,000 कर दो। तो अब ये निगोशिएशन हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी क्लॉज के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, निगोशिएशन क्लॉज इसको कहते हैं। ये हो गया। तो अब यहाँ तक तय हो गया कि रमेश मकान, जो दुकान का मालिक है, उसने 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट और 14,000 रुपया मंथली रेंट पे उस दुकान को किराए पर देने के लिए तैयार हो गया। विनोद उसको लेने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो टर्म्स और कंडीशन तय किए जाएंगे, ये इसके बाद आएंगे। यानी कि नेगोशिएशन का जो रिसाइटल है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे। तब यहाँ पे हम लिखते हैं ना, नाउ, नो, ये, दिस, प्रेजेंट, सेल, कब, फिर उसके नीचे लिखते हैं। फिर हम ये लिखते हैं सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए लाइसेंसर के, कि द स्टेटमेंट्स, कंटेंट्स एंड और द अवेयरमेंट्स और रिसाइटल्स विच आर मेंशन्ड हियर इन अबव shall form an integral part of this लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। यानी कि ऊपर जो कुछ भी बात कही गई है वो इस लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में जो हम टर्म्स और कंडीशन का क्लॉज आ रहा है उसका अभिन्न अंग होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या क्या क्लॉज करेंगे। एक हो गया डिपॉजिट क्लॉज। डिपॉजिट क्लॉज में क्या होगा कि डिपॉजिट क्लॉज में सीधा सा है, भाई 1.5 लाख रुपये आपको डिपॉजिट देना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि लाइसेंसी हैज़ पेड एन अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 टू लाइसेंसर एज इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, बाय कैश और बाय चेक। द डिटेल्स ऑफ द चेक, अगर चेक से दे रहे हैं तो डिटेल्स ऑफ द चेक आर मेंशन हियर इन एज अंडर। ठीक हो गया। इसके बाद जो लाइसेंसर होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हो गया, ये पहला डिपॉजिट का क्लॉज हो गया। अब रेंट का क्लॉज आएगा। रेंट के लिए टर्म्स और कंडीशन आएगा ना, कि लाइसेंसी शैल मेक द पेमेंट ऑफ ₹14,000 पर मंथ ऑन 5th day ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग ऑफ दिस लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें साफ साफ है कि लाइसेंसी 14,000 रुपया महीना उस दुकान के भाड़े के रूप में लाइसेंसर को देगा हर महीने की 5वीं तारीख तक। ठीक है, ये 2 क्लॉज हो गया यहाँ तक। तीसरे में आता क्या है कि जो लाइसेंसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। लाइसेंसर मकान दे रहा है ना, दुकान अपना दे रहा है ना, तो उसकी भी लिएबिलिटी कुछ होगी ना, उत्तरदायित्व कुछ होगा ना। तो वो ये होगा कि जितने भी पीरियड के लिए 11 महीना, 22 महीना, 33 महीना, 44 महीना या 60 महीना, जितने भी पीरियड के लिए वो लाइसेंस पे लाइसेंसी को अपना दुकान दे रहा है, उस दौरान वो उसको सेल नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेगा,
है ना, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसको मॉर्टगेज नहीं करेगा, है ना, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद वो जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराएगा, वाटर मुहैया कराएगा, उस दुकान का जो मेंटेनेंस है वो लाइसेंसर भरेगा, यानी दुकान का मालिक भरेगा, और लाइसेंसी केवल रेंट देगा, बिजली का बिल देगा, टेलीफोन अगर लगवाता है टेलीफोन का बिल देगा, वाईफाई लगवाता है तो वाईफाई का बिल देगा, है ना, और महीने का किराया देगा, और उस प्रीमाइसेस को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है। इसके अलावा भी ये तो लाइसेंसर का दायित्व हो गया। लाइसेंसी का दायित्व क्या होगा? समय पर रेंट देना, बिजली का बिल देना, टेलीफोन वगैरह वाईफाई लगाया है तो उसका बिल जमा करना। ठीक है। उसके बाद कोई भी हैजार्डस वस्तु, कोई फ्लेमेबल वस्तु उस प्रीमाइसेस के अंदर नहीं रखेगा जिससे कि उस प्रीमाइसेस को नुकसान पहुँचे, है ना। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखेगा, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सारे दायित्व हो जाते हैं। इसके सारे बहुत सारे दायित्व होते हैं, तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, कोवेनेंट्स ऑफ द लाइसेंसर एंड द कोवेनेंट्स ऑफ द लाइसेंसी। ये क्लॉज हो गया। आप गिनते जाइए कितने क्लॉज हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लॉक इन पीरियड। क्या अगर 60 महीने का तो लॉक इन पीरियड उसमें क्या होगा? कुछ लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें किसी भी परिस्थिति में इसको न तो लाइसेंसी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और न ही लाइसेंसर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। जैसे 60 महीना है तो बोल देते हैं कि भाई अगले 6 महीने तक लॉक इन पीरियड होगा, 6 महीने तक कोई भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है। लॉक इन पीरियड हो गया। अब इसके बाद आ जाता है क्या? डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट होता है तब क्या होगा? डिस्प्यूट होगा तो उसमें ये होता है कि भाई आर्बिट्रेशन क्लॉज में आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, और आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है, ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो जो विच ऑफ द पार्टी है, अगर डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ एमिकेबली, तो वो जुरिडिक्शन रखने वाले कोर्ट के अधिकारिता को ले सकते हैं। यानी कि वो दुकान जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में स्थित है उस न्यायालय में जाकर केस फाइल कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है। तो ये डिस्प्यूट क्लॉज हो गया। अब नोटिस का क्लॉज आता है। नोटिस का क्लॉज क्या होता है कि भाई अगर आपने रेंट समय पर नहीं दिया, लाइसेंसी ने, यानी लाइसेंसी कौन था यहाँ पे? विनोद। अगर विनोद ने किसी महीने का रेंट नहीं दिया तब लाइसेंसर क्या करेगा? डेफिनेटली लाइसेंसर उनको लीगल नोटिस भेजेगा 30 डेज़ का, कि 30 डेज़ के अंतर्गत वो जो बैलेंस रेंट है उसको पे कर दो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगा? लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है कि भाई जिस लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों बनाया? क्योंकि उसको रेंट मिले। जब आप रेंट ही नहीं दोगे तो फिर उसको फ़ायदा क्या होगा? तो वो टर्मिनेट करेगा लाइसेंसर। तो ये टर्मिनेशन क्लॉज में आ जाता है। तो नोटिस देना, नोटिस के दो पहलू होते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट हो गया, यानी कि लाइसेंसी ने रेंट नहीं दिया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया। दूसरा, अगर बीच में लाइसेंसर चाहता है कि लाइसेंसी उसका दुकान खाली कर दे, तो वो 1 महीने की नोटिस दे सकता है कि भैया 1 महीने की नोटिस है, आप कहीं और व्यवस्था कर लो और मेरा दुकान खाली कर दो, मुझे वापस चाहिए। तो ये एक नोटिस का भी हो सकता है। लाइसेंसी चाहता है कि वो लाइसेंसर का दुकान खाली कर दे, तो वो भी 1 महीने की नोटिस देगा, जैसा भी निगोशिएशन होता है वैसा, या 1 महीने का एडवांस रेंट दे के वो दुकान खाली कर सकता है। ये एक नोटिस का तरीका हो गया। दूसरा नोटिस का तरीका क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट हो जाए। रेंट अगर नहीं दे रहा है तो भाई लीगल नोटिस तो भेजनी ही पड़ेगी, और लीगल नोटिस भेजने के बाद भी अगर उन्होंने रेंट नहीं दिया तो फिर टर्मिनेशन नोटिस आ जाता है। वो डिमांड नोटिस होती है, टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। तो आप गिनते जाइए कितने क्लॉज हो रहे हैं। ठीक है। तो आपका डिस्प्यूट क्लॉज हो गया, नोटिस क्लॉज हो गया, टर्मिनेशन क्लॉज हो गया, नेम एंड प्लेस क्लॉज हो गया, डेट क्लॉज हो गया, रिसाइटल्स हो गए, डिपॉजिट क्लॉज हो गया, रेंट का क्लॉज हो गया। अब क्या बचा? अब आगे आ जाता है जो कॉमन रूल एंड रेगुलेशन टर्म्स और कंडीशन होते हैं उसके।
वो भी 2-4 टर्म्स और कंडीशन होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो दोनों को मानना पड़ता है। जैसे कि लाइसेंसी को ये मानना है कि इसके सारे टर्म्स और कंडीशन को वो फॉलो करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर नोटिस आ जाएगी। इसी तरह लाइसेंसर अपने सारे दायित्व को पूरा करेगा। अगर वो नहीं पूरा करता है तो लाइसेंसी को हक बनता है कि वो डैमेजेस या कंपनसेशन वसूल करे। लास्ट में आता है कि अर्लियर टर्मिनेशन हो जाए या जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि है वो पूरा हो जाए, तब क्या होगा। तो टर्मिनेशन के समय तो कोई डाउट नहीं है, टर्मिनेशन अगर हो जाता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का, तो फिर लाइसेंसी को नोटिस में दिए गए दिन के अंदर, जितने भी दिन दिए जाते हैं, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, उस प्रीमाइसेस को खाली करना होता है। और खाली करके शांतिपूर्ण तरीके से दुकान के मालिक के हवाले, यानी कि लाइसेंसर के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि सुपुर्द कर दिया जाता है, जैसे था वैसी की स्थिति में, नॉर्मल वियर एंड टीयर में। ठीक है, पहली चीज़, मान लीजिए अवधि पूरी हो गई, 11 महीने का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट था, उसकी अवधि पूरी हो गई, तब क्या होगा। तब 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या तो वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पूरा हो गया तो आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए। बोरिया बिस्तर समेटने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विनोद ने 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब क्या करेगा रमेश कि वो देखेगा कहीं कुछ एरियर्स तो नहीं है, कुछ बचा हुआ तो नहीं है, कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं है, बिजली के बिल में, टेलीफोन के बिल में, वाईफाई के बिल में, या किसी और चीज़ में। तो वो उन सारे चीज़ों को कलेक्ट करेगा। अगर बकाया है तो उस बकाये को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट है उसमें से काट लेगा, और बाकी का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट वो लाइसेंसी को वापस कर देगा। लाइसेंसी अपना बोरिया बिस्तर बांध के अलग हो जाएगा और वो दुकान फिर से विनोद को मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का रिन्यूअल हो जाएगा, यानी कि फिर से ये नया बन जाएगा अगले 11 महीनों के लिए, अगर दोनों पक्ष राजी हो जाए तो। और इसमें राजी होना स्वाभाविक है, हो सकता है, क्योंकि अगर रिन्यूअल होता है और उसमें निगोशिएशन के दौरान किराया, विनोद उस दुकान का किराया बढ़ाकर देने के लिए तैयार हो जाता है, फिर तो रमेश को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको 14 के बजाय 16,000 रुपये किराया चाहिए। विनोद कहता है कि ठीक है, आप 16,000 रुपये ले लो। तो जब 16,000 रुपये देने के लिए वो तैयार हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं, तो वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, दूसरा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। पहले वाला लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जिस दिन ख़त्म होता है उसके ठीक दूसरे दिन से वो नया लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरह देखिए, यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर आ जाता है विटनेसेस का क्लॉज, कि लाइसेंसर है साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय लिखा जाता है ना लास्ट में, विद इन नेम्ड लाइसेंसर, उनका नाम, उनका पैन कार्ड का नंबर, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, फिर वहाँ पे साइन हो जाता है। फिर नीचे लाइसेंसी के लिए भी सेम चीज़ लिखी जाती है, उनका साइन हो जाता है, फ़ोटो लग जाता है, ठीक है, अंगूठा लग जाता है कहीं कहीं पे। और लास्ट में आता है रिसिप्ट क्लॉज। रिसिप्ट में क्या होता है, वो जो 1.5 लाख रुपया उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था ना, उसकी रिसिप्ट ये देते हैं, जिसमें लिखा जाता है रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर विनोद एन अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 थ्रू कैश या थ्रू चेक in respect of the premises which has been granted to him on the basis of leave and license agreement in order to use and occupy the same. ठीक, और नीचे the details of the check are mentioned herein as under. चेक दे दिया, यहाँ पे लाइसेंसर का साइन हो गया, ₹1 का रिवेन्यू टिकट लगा के, और नीचे डेट और विटनेसेस के साइन हो गए। बाहर जाके डॉकेट बना लीजिए। तो ये पूरा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। ऊपर क्या है, हेडिंग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, नीचे डेट और प्लेस, यानी कि ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सी तारीख को हो रहा है, फिर लाइसेंसर का नाम, उसका पता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर ये भी लिखा जाता है कि लाइसेंसर हियर इन आफ्टर रिफर टू एज द लाइसेंसर विच एक्सप्रेशन सेल अनलेस इट बी रेपुगनेंट टू द मी
which expression unless it be repugnant to the context or meaning thereof shall mean and deem to include their hairs। यानी कि अगर एक है लाइसेंसर तो हिज और हर, और दो हैं तो दियर, हेयर्स, एक्सक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड असाइंस, तो सबको इसमें जोड़ लिया जाता है। इसी तरह लाइसेंसी का हो जाता है, उसका नाम, उसका पता, तो उसको लिखा जाता है कि ये लाइसेंसी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद निगोशिएशन क्लॉज आ जाते हैं जिसको हम रिसाइटल कहते हैं। उसके बाद नीचे जो हेडिंग आती है नाउ, नो, ये, दीज, प्रेजेंट, शैल, कम, ठीक है ना। इसके अंदर वो सारे टर्म्स और कंडीशन आ जाते हैं, डिपॉजिट क्लॉज, रेंट क्लॉज, लॉक इन पीरियड क्लॉज, है ना, डिस्प्यूट क्लॉज, नोटिस पीरियड क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज, है ना। इसके अंदर ही सारे आ जाते हैं, कोवेनेंट्स ऑफ द लाइसेंसर, कोवेनेंट्स ऑफ द लाइसेंसी, ये सारे आ जाते हैं। फिर कुछ कॉमन चीज़ें आती हैं जो कि हर लीव लाइसेंस एग्रीमेंट में आपको मिल जाता है। फिर नीचे जाके एग्जीक्यूशन क्लॉज आ जाता है जहाँ पे लिखा जाता है ना। फिर रिसिप्ट क्लॉज लास्ट में आता है। तो ये पूरा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कितने क्लॉज होते हैं और उसमें क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।